तो जो हमारा एनर्जी एमिट होगी वो होगी जे न्यू रो डीवी डी डी आई न्यू। ये वहीं से आया है जो आपका हमने बताया था, इंटेंसिटी, स्पेसिफिक इंटेंसिटी over the frequency range nu to nu plus d nu, where d I nu is equal to j nu rho ds. j nu is what? j nu is emission coefficient, जितना आपका emit हो रहा है वो परसेंटेज और इंटू डेंसिटी इंटू स्मॉल एलिमेंट जो आप एरिया, सरफेस एरिया कंसिडर करेंगे। ठीक है, वेयर जे न्यू इज अ मास एमिशन कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल। ठीक है, और इट इज डिफाइंड बाय द टोटल अमाउंट ऑफ द एनर्जी emitted per unit frequency interval per gram of radiating substance per second in all the directions। ठीक है, तो पर सेकेंड पर ग्राम रेडिएटिंग सब्सटेंस और पर यूनिट फ्रीक्वेंसी इंटरवल में जितना भी आपका अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है एमिट होगा वो आपका एमिशन कोफिशिएंट कहलाता है। इसी तरह आपका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होगा, इसमें इसका उल्टा हो जाएगा। जो भी आप रेडिएशन इंसिडेंट कराएंगे उसकी जो भी इंटेंसिटी होगी उससे कम इंटेंसिटी की रेडिएशन आपको मिलेगी। इसका रीजन ये होगा कि आपके जो भी एनर्जी है, जो भी आपकी इंटेंसिटी है वो इस एलिमेंट में कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो जो आपको आउटपुट में आपको जो भी इंटेंसिटी मिलेगी वो क्या होगी? वो डिक्रीज्ड इंटेंसिटी मिलेगी। तो जो अमाउंट आपका एब्जॉर्ब होगा वो आपका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कहलाएगा। इट इज डी आई न्यू माइनस के न्यू आई न्यू रो टी एस। ठीक है, तो इसमें इंटेंसिटी जो आप चेंज इन इंटेंसिटी डिफाइन करेंगे आउटपुट में वो इस फॉर्मूले से डिफाइन करेंगे। और माइनस साइन इसमें मैथमेटिकल साइन नहीं है, इसमें माइनस का मतलब है डिक्रीमेंट। जो आपका रिजल्ट में आपकी जो भी इंटेंसिटी आएगी वो आपकी डिक्रीज्ड इंटेंसिटी होगी इन कंपैरिजन टू इनपुट। ठीक है, अब यहाँ से डी आई न्यू अपॉन आई न्यू करेंगे तो माइनस के न्यू रो डी एस आ जाएगा। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इस टाइप का हमको एक इंटीग्रेट करने के बाद इस टाइप का एक्सप्रेशन मिलता है। ये आपको डायरेक्ट एक्सप्रेशन याद करना होगा। फिर आई न्यू नॉट इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट बीम एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, द एटेन्यूएशन ऑफ द इंसिडेंट बीम पासिंग थ्रू एन एब्जॉर्बिंग लेयर does takes us place exponentially। ठीक है, ये जो एक्सपोनेंशियल पार्ट होता है ये आपका एटेन्यूएशन ऑफ द इंसिडेंट, यानी कितना परसेंट आपका एब्जॉर्प्शन हुआ है या एमिशन हुआ, ये एक्सपोनेंशियल पार्ट जो आता है सोल्यूशन में वो आपको बताता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल पार्ट को आप जो सॉल्व करते हैं तब आपको पता चलता है कि आपका एब्जॉर्प्शन कितना हुआ है। ठीक है, इफ वी यूज टाउ न्यू फॉर द इंडेक्स ऑफ द एक्सपोनेंशियल फैक्टर, अगर इसको हम टाउ न्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो this expression can be written as I nu is equal to I nu naught e to the power minus tau nu. Now the tau nu is known as optical depth, optical thickness। ठीक है, ऑप्टिकल थिकनेस की डेफिनेशन है अ बीम ऑफ लाइट अच्छा। पासेस थ्रू द स्लैब। ठीक है, अगर कोई लाइट की बीम किसी स्लैब से पास होती तो इंटेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। और हम्म। एक्सपोनेंशियली एट द रेट डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ द स्लैब। जितनी ज्यादा थिकनेस होगी उतना ज्यादा आपका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की वैल्यू आएगी, यानी इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा डिक्रीज करती है। तो जो भी आपका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होगा वो आपकी थिकनेस पे डिपेंड करेगा। एक्सपोनेंशियली एट द रेट डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ द स्लैब, इट्स डेंसिटी एंड ऑन इट्स मास एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। ठीक है, इसकी डेंसिटी और इसके मास एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट पे भी डिपेंड करता है। जो आपकी ऑप्टिकल डेप्थ होगी वो किस पे डिपेंड करेगी? आपकी स्लैब की थिकनेस पे, उसकी डेंसिटी पे और उसके मास एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट पे। इन सारी चीजों पे आपकी ऑप्टिकल थिकनेस डिपेंड करेगी और ऑप्टिकल थिकनेस से आप इंटेंसिटी को पता लगा सकते हैं। आई न्यू इज इक्वल टू आई न्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टाउ न्यू। ठीक है, इसके बाद आता है सोर्स फंक्शन। सोर्स फंक्शन कुछ नहीं होता, सोर्स फंक्शन इन दोनों का होता है रेशियो। ये देखिए, सोर्स फंक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेलर एटमॉस्फेयर एंड इन केस ऑफ नो scattering of photons describe the ratio of emission coefficient to the absorption coefficient। और emission coefficient का ratio जो होता है वो आपका source function होता है। it is measure of how photons in the light beam are removed and replaced by new photons by material it passes through। जिस भी मटेरियल से आप लाइट पास करा रहे हैं उसमें फोटोन किस तरीके से रिमूव हो रहे हैं या रिप्लेस हो रहे हैं, इसका जो मेजरमेंट है ये आप सोर्स फंक्शन से लगा सकते हैं। तो सोर्स फंक्शन बेसिकली आपको ये मेजरमेंट देता है कि आपका
रिप्लेसमेंट ऑफ फोटॉन्स या रिमूवल ऑफ फोटॉन्स कितना है, व्हाट इज द परसेंटेज, ठीक है, किस टाइप का एमिशन ज्यादा हो रहा है या एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप सोर्स फंक्शन से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर सोर्स फंक्शन जो है 0 है तो क्या होगा, इसका मतलब जेन्यू क्या होगा, 0 होगा, यानी कोई भी एमिशन नहीं हो रहा है। अगर सोर्स फंक्शन इंफिनिटी आ रहा है आपका, या बहुत ज्यादा वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, एब्सॉर्प्शन की वैल्यू ज्यादा है आपकी, ठीक है। इसकी मतलब क्या है, एब्जॉर्प्शन की वैल्यू बहुत ज्यादा है, नहीं सॉरी, एब्जॉर्प्शन की वैल्यू 0 है, एमिशन हो रहा है, तभी ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। के न्यू अगर 0 की तरफ बढ़ेगा तब एस न्यू क्या होगा, वो इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा। इसका मतलब जब एब्जॉर्प्शन की वैल्यू 0 होगी तब एस न्यू इन्फिनिटी होगा, और जब एब्जॉर्प्शन की वैल्यू कंसिडरेबल होगी, जे न्यू 0 होगा, तो एस न्यू भी 0 होगा। जे न्यू अपॉन के न्यू होता है एस न्यू, ठीक है। इसके बाद आता है आपका इक्वेशन ऑफ रेडिएटिव ट्रांसफर। इसमें बेसिकली क्या होता है, ये सब पुरानी जितना हम पढ़ा चुके हैं उन्हीं की डायरेक्ट इक्वेशंस हम यूज कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि आपका कितना ट्रांसफर ऑफ हीट हुआ है, आपका कितना आपका रेडिएशन ट्रांसफर हुआ है, उसको डिपेंड कराता है ये। एक मिनट पर प्रॉब्लम हो रही है। तो रेडिएटिव ट्रांसफर इज अ टाइप ऑफ फिजिकल फिनोमिना, ठीक है, ऑफ एवरी ट्रांसफर इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में ट्रांसफर होता है हीट का, उसको आप रेडिएटिव ट्रांसफर कहते हैं। और ये एक मैथमेटिकल रिलेशन है बिटवीन एब्जॉर्प्शन, एमिशन और स्कैटरिंग। एब्जॉर्प्शन, एमिशन और स्कैटरिंग, कोई भी सेलेस्टियल बॉडी या एटमॉस्फेयर में या स्पेस में कोई भी बॉडी होगी, उसमें जो भी आपका एब्जॉर्प्शन, एमिशन और स्कैटरिंग, ये तीनों फिनोमिना के बीच में जो भी आप मैथमेटिकल रिलेशन निकालते हैं उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ रेडिएटिव ट्रांसफर। रेडिएटिव ट्रांसफर हर वो फिनोमिना रेडिएटिव ट्रांसफर में आएगा जिसमें आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू कोई भी ट्रांसफर ऑफ हीट दिखाएंगे, या ट्रांसफर ऑफ फोटॉन्स दिखाएंगे, या रिप्लेसमेंट ऑफ फोटॉन्स दिखाएंगे, या मूवमेंट ऑफ फोटॉन दिखाएंगे। ये जो भी चीजें होंगी ये सब आपकी रेडिएटिव ट्रांसफर फिनोमिना के कॉलम में आती हैं, ठीक है। तो हमने इसमें क्या किया, क्योंकि सेलेस्टियल बॉडी तो बहुत बड़ी होती है, तो हम लोग जो भी मेजरमेंट एस्ट्रोनॉमी में करते हैं वो एक स्मॉल पार्ट लेकर के करते हैं, ठीक है। पूरी बॉडी का नहीं कर पाएंगे, लेकिन स्मॉल पार्ट उसका लेके कर लेते हैं, सारा कैलकुलेशन उस पर हो जाता है, तो उसके एरिया से मल्टीप्लाई करके पूरे का आंसर निकाल लेते हैं। ये एक जनरल वे होता है, ट्रिक होती है, ठीक है। तो हमने इसमें एक स्मॉल पार्ट ले लिया है जिसका वॉल्यूम एलिमेंट है, जिसकी लेंथ है ds और डेंसिटी है रो, ठीक है। टोटल एनर्जी चेंज ऑफ द रेडिएशन of this element must be equal to the sum of energy emitted by the element plus the energy absorbed. energy emitted plus energy absorbed आप करेंगे तो आपको टोटल एनर्जी उस एलिमेंट की मिल जाएगी जहां पे आप रेडिएटिव ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, ओके। उसके बाद जो एनर्जी है उसको आप इंटेंसिटी के टर्म में रखिए, जैसे हमने आपको पहले बताया था जब हमने स्पेसिफिक इंटेंसिटी की बात की थी, वही इक्वेशन हमने डायरेक्ट यहाँ रख दी है, डी ई न्यू इज इक्वल टू डी आई न्यू डी ओमेगा डी ए डी टी टी न्यू कॉस थीटा। इसी तरह एमिटेड के लिए हो जाएगा, इसी तरह डी आई न्यू फॉर एब्जॉर्प्शन, बाकी ये सारी चीजें वही रहेंगी, ओके। नाउ अब आपका जो एमिशन का कोफिशिएंट यहाँ पे है, एमिशन की जो इंटेंसिटी है डी, चेंज इन इंटेंसिटी ड्यू टू एमिशन, इसको आप किससे कर सकते हैं, एमिशन कोफिशिएंट वाले फॉर्मूले से रिप्लेस करेंगे। तो डी आई न्यू फॉर एमिशन इज इक्वल टू जे न्यू रो टीएस, ठीक है, जे न्यू रो टीवी, सॉरी यहाँ पे टीवी होगा। अब ये देखिए यहाँ से इस तरीके से, तो डी आई न्यू डी ई न्यू इज इक्वल टू डी आई न्यू डी ओमेगा डी ए डी टी डी न्यू होगा इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा को हम 1 लेके यहाँ पे मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो जो डी आई न्यू होगा इसकी जगह हम रखेंगे जे न्यू रो डीवी, ठीक है। और डीवी को हम लिख सकते हैं डी ए इंटू डी एस, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू डिस्टेंस, ठीक है। तो जे न्यू रो डी ए डी एस डी ओमेगा डी न्यू डी टी, ये आपका डी ई न्यू का फॉर्मूला बन गया।
अब यहाँ देखिए यही फॉर्मूला यहाँ पे आ गया। इसी तरह के न्यू का के माइनस, अब यहाँ में माइनस लग जाएगा क्योंकि ये के न्यू माइनस में होगा। के न्यू आई न्यू रो डी ए डी एस डी न्यू डी ओमेगा डी टी। ठीक है, सिंपल डी आई न्यू की जगह माइनस के न्यू आई न्यू रो डी ए डी एस डी न्यू डी ओमेगा डी टी रख दिया। ठीक है, डी ए इंटू डी एस कहाँ से आया, डी वी से आया, क्योंकि वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें ये सब जो सेम टर्म है वो सब इधर से कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा यहाँ से 1 अपॉन रो डी आई न्यू डी एस। यहाँ पे देखिए डी एस है, यहाँ पे ds है, इधर ds नहीं है, तो ये दोनों से ds कॉमन लेकर के इसके नीचे रख कर दीजिए। इधर रो है, इधर रो है, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट साइड में रो नहीं है, तो यहाँ पे 1 अपॉन रो आ जाएगा। यानी रो इंटू ds से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड को, तो 1 अपॉन रो डी आई न्यू ds अपॉन ds इज इक्वल टू जे न्यू माइनस के न्यू आई न्यू। ये इक्वेशन इसको सॉल्व करने पर आपकी आ जाएगी। ये डायरेक्ट इक्वेशंस रखी गई हैं और इसमें कुछ नहीं किया गया। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करिए इसको। अब इसको के न्यू से डिवाइड कर दीजिए, डी आई न्यू के न्यू रो डी एस इज इक्वल टू जे न्यू अपॉन के न्यू माइनस आई न्यू। ठीक है, अब ये हो गया सोर्स फंक्शन आपका जे न्यू अपॉन के न्यू एस न्यू। ठीक है, डी आर इज इक्वल टू म्यू डी एस। ठीक है, म्यू इज इक्वल टू कॉस थीटा बताया था। ठीक है, तो डी आर इज इक्वल टू म्यू डी एस। स्मॉल डिस्टेंस इज इक्वल टू एंगल, जो सेंटर पे एंगल वो एंगल बनता है cos थीटा इनटू ds सरफेस एरिया आपका। सरफेस एरिया नहीं है, स्मॉल एलिमेंट लेंथ है ये। ठीक है, तो म्यू, इसको ds को चेंज करिए, ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dr अपॉन म्यू। तो ds की जगह क्या रख देंगे, dr अपॉन म्यू, यहाँ रख दिया, ये आ गया आपका। dr इज इक्वल टू माइनस डी, अभी बता रहे माइनस को लगेगा, dr इज इक्वल टू माइनस dz, और यहाँ पे रख दिया है बस। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा कि किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप करना है आपको। ठीक है, इसको आपको सॉल्व कर करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। dr इज इक्वल टू माइनस dz, इसको रख दिया। सिंस इन अ स्टार एज्यूमिंग अ प्लेन पैरेलल एटमॉस्फेयर। ठीक है, हम लोग एक प्लेन कंसीडर करके चलते हैं। जब भी आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करेंगे तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगाए बिना आप स्पेस की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। तो आप एक प्लेन पैरेलल एटमॉस्फेयर लेके चलेंगे। आपने एक जो भी स्मॉल एलिमेंट ले रखा है जिसको आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग आप प्लेन पैरेलल एटमॉस्फेयर, यानी आप एक ऐसा प्लेन कंसीडर करेंगे जिसमें वो आपका स्टार लाई कर रहा होगा। ठीक है, और आपके जितने भी आपके कैलकुलेशन होंगे वो उसके पैरेलल डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे दो एजम्पशन लेके चलते हैं, dr स्मॉल डिस्टेंस इज इक्वल टू ds cos थीटा और dr इज इक्वल टू म्यू ds, वेयर म्यू इज cos थीटा, आल्सो इन अ स्टेलर एटमॉस्फेयर वेयर हाइट r increases and depth z increases। ठीक है, तो जो हम पहले बात कर रहे थे dr इज इक्वल टू म्यू ds, वो एक हाइट की बात कर रहे थे, लेकिन dr और dz एक हाइट है एक डेप्थ है, तो हाइट और डेप्थ के बीच में माइनस साइन आएगा कि दोनों बराबर होंगे। जितना आप ऊपर जाएंगे उतना ही आप को कोर की तरफ जाना है। ठीक है, आप एक सेंटर से टुवर्ड्स सरफेस बढ़िए और सेंटर से टुवर्ड्स नीचे की तरफ जाइए, कोर की तरफ। ठीक है, तो आपको क्या रहेगा, dr इज इक्वल टू माइनस dz। अगर इसको आप पॉजिटिव डायरेक्शन में ले रहे हैं तो आपको डेप्थ को माइनस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। इसका सिंपल मतलब बस ये है। इसका निगेटिव का मतलब माइनस साइन मैथमेटिकल नहीं है, इट इज जस्ट कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। Therefore we have mu di nu k nu rho dz इज इक्वल टू आई न्यू माइनस एस न्यू। इसका जो माइनस साइन था वो इधर आ गया है, तो एस न्यू माइनस आई न्यू को इन्होंने आई न्यू माइनस एस न्यू कर दिया है, तो ये इक्वेशन आपकी आ गई है। तो के न्यू रो डीजेड क्या होता है, आपका ऑप्टिकल डेप्थ होता है, जो भी हमने इसके पहले आपको एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट में बताया, उसको आपने एक्सपोनेंशियल में माइनस टाउ न्यू लिखा था, वो यही एक्सप्रेशन था के न्यू रो डीजेड। ठीक है, इसको आपने लिख दिया, डी टाउ इज इक्वल टू के न्यू रो डीजेड is a change in the optical depth which change dz in the geometrical depth। ठीक है, किसी भी डेप्थ के करस्पॉन्डिंग अगर मूवमेंट करते हैं तो ऑप्टिकल डेप्थ की वैल्यू ये होगी के न्यू रो dz। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ रेडिएटिव ट्रांसफर आ गई। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, इसमें आपको आई न्यू की वैल्यू पहले पुट कर देनी है, सिंपल जो होता है, फिर एमिशन और एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के टर्म में रख देना है, उसके बाद सब कॉमन लेकर के एक सिंपल इक्वेशन बना लेनी है, फिर dr इज इक्वल टू म्यू ds और dr इज इक्वल टू माइनस
EZ, ये 2 इंसर्शन आपको करनी है, ये 2 सब्स्टिट्यूशंस हैं आपके। ये आपको 2 वैल्यू ध्यान रखना पड़ेगा, इसको रखना पड़ेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी सिंपली ये इक्वेशन आ जाएगी। 3-4 स्टेप की इक्वेशन है, तो आ जाएगी। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? बोलिए। हाँ, बोलो भाई, कोई क्वेश्चन? बोलो, नहीं तो लगता हम लैपटॉप को पढ़ा रहे हैं। इसके नोट्स हम जब देंगे तो आप लोग इसको सॉल्व करके देखिएगा अपने आप, फिर कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछिएगा, ठीक है? ओके। इसके बाद सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ रेडिएटिव ट्रांसफर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको म्यू डी आई अपॉन डी टाउ इज इक्वल टू आई माइनस एस, ये लिखा हुआ है। इसमें म्यू कॉमन ले लिया है, म्यू से डिवाइड कर दिया है दोनों साइड, तो ये आ गया है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें जब हम कोई भी एस्ट्रोफिजिक्स में कोई भी डेरिवेशन सॉल्व करते हैं तो बहुत सारे एजम्पशंस लेके चलते हैं, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा प्रूफ तो है नहीं, तो आप एक फिजिकल एजम्पशंस थोड़े बहुत लेके चलते हैं। तो इसमें आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये लिया कि अगर हम इसको जो है इस इक्वेशन से इस पार्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे इस टर्म से, तो ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। तो e टू द पावर माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन म्यू डी टाउ, या e टू द पावर माइनस टाउ बाय म्यू, ठीक है? इसको सॉल्व करें, टाउ बाय म्यू, ठीक है? इस टर्म से इस पूरी इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को सॉल्व मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, ठीक है? तो ये आ गया। इसके बाद इन्होंने लिमिट रखी है, क्योंकि टाउ ही वेरी करेगा, म्यू तो वेरी नहीं करेगा, तो टाउ 1 से टाउ 2 इसको मूव करा दिया है, ठीक है? आई e टू द पावर माइनस टाउ अपॉन म्यू, टाउ 1 से टाउ 2 इज इक्वल टू s e to the power minus tau upon mu t tau upon mu माइनस टाउ 1 से टाउ 2। इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करने के बाद इन्होंने ये लिमिट लगा दी है, ठीक है? इसका डेरिवेशन बहुत बड़ा है, तो इस टर्म के बाद आपको जो यूजफुल टर्म है वो ये आएगा, ठीक है? ये चीज है। तो ठीक है ना? तो ये आ गया। इसके बाद जब आप इसकी लिमिट वगैरह रखेंगे, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, आई टाउ 2 से टाउ 2 कॉमा म्यू e टू द पावर माइनस टाउ 2, पहले टाउ 2 लगाया, फिर माइनस करके टाउ 1 लगाया, जैसे लिमिट लगाते हैं उसी तरीके से इसको लिख दिया। फिर इसके बाद टाउ 1 इसकी वैल्यू निकाली, टाउ 1 जो, तो दिस माइनस प्लस दिस टर्म हो गया, ये वाला टर्म इधर चला गया, इस वाले टर्म को इधर ले आए, तो आई टाउ 1 म्यू e टू द पावर माइनस टाउ 1 अपॉन म्यू, दिस टर्म प्लस दिस टर्म आ गया। फॉर सेमी इनफाइनाइट एटमॉस्फेयर, टाउ 1 ऑप्टिकल डेप्थ, स्टार्टिंग पॉइंट तो 0 हो सकता है और डेप्थ जो है इंफिनिटी तक जा सकती है, ठीक है? यानी स्पेस में आपका कोई लिमिट तो है नहीं, तो 0 से इंफिनिटी वेरी करेगा, तो 0 से इंफिनिटी इसको वेरी करा दीजिए, और ठीक है? तो टाउ टू इंफिनिटी, ये तो टर्म 0 हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल की पावर जहाँ पे इंफिनिटी है ये तो टर्म 0 हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पे आई ये 1 हो जाएगा, आई 0 कॉमा म्यू ये टर्म 1 हो जाएगा, और ये जो टर्म है ये 0 से इंफिनिटी वेरी करता रहेगा, सोर्स फंक्शन वाला। तो इसकी इक्वेशन ये आ जाएगी, ये सोल्यूशन आ जाएगा उस इक्वेशन का। तो इसमें जो भी आप रेडिएटिव ट्रांसफर की इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे, तो इसमें बस एक चीज याद रखनी है कि आपको इक्वेशन को e टू द पावर माइनस टाउ अपॉन म्यू से मल्टीप्लाई करना है, और उसको दोनों साइड से इंटीग्रेट करने के बाद सिंपल ये टर्म आ जाएगा, ये जो पहला टर्म ये लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है? ये टर्म आ जाएगा, उसके बाद फिर आप लोग कर लेंगे, इसको ध्यान में रखिएगा बस, ठीक है? क्योंकि ये सॉल्व तो किया नहीं गया, ये डायरेक्ट लिख दिया गया है, सॉल्व करने में बहुत बहुत लंबा इसका सोल्यूशन था, तो इसको डायरेक्ट हमने फिर यूज कर लिया है, तो डेरिवेशन की इतनी जरूरत नहीं है। तो e टू द पावर माइनस टाउ अपॉन म्यू आई टाउ, ठीक है? ये इस चीज से आपका आ जाएगा, और इसी तरीके से इसको जब फिर सिंपल 0 से इंफिनिटी लिमिट लगा दीजिएगा, तो जैसे आप लोग मैथ्स में लगाते हैं, और ये आ जाएगा। ये
क्या हो गया, सोल्यूशन ऑफ रेडिएटिव ट्रांसफर। ओके, इसके बाद आपका आता है हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये आपका यूनिट 2 का पार्ट है, हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, जो स्केलर इंटीरियर्स होते हैं उसमें दो टाइप के फोर्सेस काम करते हैं, एक जो सेंटर की तरफ लगता है, एक सेंटर से बाहर की तरफ लगता है। तो फोर्स ऑफ द ग्रेविटी पुल द स्टेलर मटेरियल टुवर्ड्स द सेंटर। जो आपका ग्रेविटी होगा वो आपके स्टेलर मटेरियल को क्या करेगा, सेंटर की तरफ खींचेगा। और जो आपका प्रेशर होगा, ठीक है, फोर्स आपका एक जो प्रेशर जनरेट होता है उसकी वजह से, वो जो प्रेशर फोर्स होगा वो आपके थर्मल मोशंस की वजह से वो आपके गैस के मॉलिक्यूल्स को अंदर से बाहर की तरफ खींचता है। ठीक है, वो एक्सर्ट करने की कोशिश करता है और ग्रेविटी इंसर्ट करने की कोशिश करता है। तो इन दोनों प्रेशर्स के बीच में जो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से आपका बस्ट आउट नहीं होता है या आपका डी शेप नहीं होती है चीजें, उसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, the first equilibrium condition is that these forces be in equilibrium। ये दोनों forces equilibrium में रहने चाहिए, इसी को हम लोग हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इसमें एक सर्कल शेप का सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कंसीडर किया गया है जिसका मास mr है और सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल एलिमेंट की r है और एक स्मॉल एरिया लिया गया है dA। ठीक है, जिसके अपर पोर्शन का प्रेशर है P प्लस डीपी और लोअर पोर्शन का प्रेशर है P, और दोनों लेयर के बीच की डिस्टेंस है dr। ये वाला जो डायग्राम है आपका। ओके, वॉल्यूम इज इक्वल टू dA into dr। dA is the base area, dr is the height, mass is dm is equal to rho dA into dr मतलब rho into dV यानी rho into dA into dr। ठीक है, or if the mass inside the radius r is mr, the gravitational force of the volume element will be f df is equal to minus gmr dm upon r square। ये आपको पता ही है, gm1 m2 upon r square। ये जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिस हम लोग दो बॉडीज में लगाते हैं डिफरेंट, एक ही में जब डिफरेंट मास की बात हम लोग करते हैं। सो dm की जगह क्या रख देंगे, rho dA into dr। So dfs is equal to minus gmr rho upon r square dA into dr। Okay, now the minus sign in this expression means that the force is directed towards the center of the star। यानी स्टार की तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो इसलिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस साइन का यूज कर रहे हैं। इफ द प्रेशर एट द लोअर सरफेस ऑफ द वॉल्यूम एलिमेंट इज P एंड अपर सरफेस की P प्लस dP है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट प्रेशर फोर्स क्या हो जाएगा, PdA माइनस P प्लस dP dA। यानी अपर सरफेस में लगने वाला फोर्स माइनस लोअर सरफेस पे लगने वाला फोर्स माइनस अपर सरफेस में लगने वाला फोर्स, क्योंकि डायरेक्शन टुवर्ड्स नेगेटिव। ठीक है, तो यानी प्रेशर इनटू एरिया इज इक्वल टू फोर्स, तो P dA माइनस P प्लस dP इनटू dA, यहाँ से आ गया माइनस dP इनटू dA। सिंस द प्रेशर डिक्रीजेस आउटवर्ड, सो dP विल बी नेगेटिव एंड द फोर्स FP विल बी पॉजिटिव। ये जो माइनस साइन है ये dP के लिए है, ठीक है, क्योंकि आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि फोर्स टुवर्ड सेंटर में टुवर्ड सेंटर जा रहा है, इसलिए यहाँ माइनस है, और प्रेशर जो है आउटवर्ड में डिक्रीज करेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया गया है। तो हमारा फोर्स पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पे प्रेशर निगेटिव है। प्रेशर निगेटिव है का मतलब प्रेशर का और फोर्स का डायरेक्शन आपस में अलग अलग है, इसका और इसका। The equilibrium condition is that the total force इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो आपका टोटल फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटी की वजह से फोर्स है और जो प्रेशर की वजह से थर्मल मोशन का जो प्रेशर है उसकी वजह से जो फोर्स है, उन दोनों का सम जब जीरो होगा तब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आपकी मेंटेन होगी। तो यानी माइनस GMR रो अपॉन आर स्क्वायर DA इंटू DR माइनस DP इंटू DA। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू जीरो।
सो dp upon dr is equal to minus gmr rho upon r square। ये आपकी इक्वेशन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम है। इसमें दो तरीके का आपको काम करना है। एक तो वो फोर्स लगाना है जो ग्रेविटी की वजह से लगता है, माइनस gm1m2 अपॉन r स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है उससे लगाना है, और दूसरा लगाना है प्रेशर की वजह से। ठीक है, दिस माइनस दिस यानी बाहर की तरफ, आउटवर्ड डायरेक्शन। हाँ मैम ये जो कॉन्सेप्ट है ये स्टार के लिए तो ठीक है, क्योंकि उसमें ऊपर से ग्रेविटी लगेगी और अंदर फ्यूज़न होगा, तो प्लैनेट के लिए भी सेम अप्लाई होगा या डिफरेंट होगा? प्लैनेट के लिए मतलब मैम जैसे प्लैनेट के अंदर फ्यूज़न तो होता नहीं है, तो ऊपर से ग्रेविटी तो उसमें हाँ लग रही होगी, लेकिन फिर हाँ जो सेंटर है उसमें कौन सी फोर्स है? नहीं नहीं, तो इसमें जो सेंटर में कौन सी फोर्स है, सेंटर में तो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगेगा ना। हाँ मैम, सेंटर में तो वो तो मैम हाँ स्टार में सेंटर तक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और फिर जो हाँ अंदर से आपका फ्यूज़न ऊपर की तरफ फोर्स देगा तो बैलेंस बना रहेगा। लेकिन हम पूछ रहे हैं कि प्लैनेट में क्या होगा, क्या प्लैनेट के लिए अलग कॉन्सेप्ट होता है? प्लैनेट में ये वाला फॉर्मूला कहाँ लगता है, dp इज इक्वल टू पी डी ए माइनस पी डी। प्लैनेट के लिए तो फिर सिंपल यही रहता है gm1m2 अपॉन r स्क्वायर। हाँ मैम वही। जैसे जैसे आप, क्योंकि आप सेंटर से हाइट की तरफ जाते हैं ना, सेंटर से आप डेप्थ की तरफ तो जा नहीं सकते उसमें, हाँ है ना। तो उसमें तो यही वाला फॉर्मूला लगता है ना कि आप जैसे जैसे हाइट मूव करते हैं या आप सेंटर से और कोर के अंदर और जाना चाहेंगे तो आपकी हाइट वो डेप्थ में कन्वर्ट हो जाती है, तब फॉर्मूला दूसरा हो जाता है उसके लिए। तब ये gm1m2 r की वैल्यू वहां पे चेंज हो जाती है, तब वो दूसरा फॉर्मूला बनता है डेप्थ के लिए। लेकिन फॉर्मूला ये लगता है, उसका इक्विलिब्रियम इससे नहीं सेटिस्फाई होगा। ये हाँ जो ठीक है फॉर्मूला मैम वही। प्रेशर वाला उससे है ना, वो नहीं हाँ हाँ लगेगा उसमें, ठीक। है ना जी। So this will be the equation of hydrostatic equilibrium। तो आपको दोनों फोर्सेस की का डेरिवेशन आपको याद करना होगा या समझना होगा। gm1m2 अपॉन r स्क्वायर का फॉर्मूला से ये वाला, और दोनों प्रेशर के डिफरेंस से ये वाला। तो इन दोनों का जो सम होगा वो इक्वल्स टू 0 होना चाहिए फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन। सो आपको dp अपॉन dr की वैल्यू निकल आएगी, और इससे आपको इक्वेशन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रेशर इक्वेशन ऑफ स्टेट। ओके, तो प्रेशर इक्वेशन ऑफ स्टेट में the interior of stars contain a mixture of ion, electron and radiation. For most of the stars the ions and electrons can be treated as the ideal gas and quantum effects can be neglected। ठीक है, तो आयन, इलेक्ट्रॉन और रेडिएशन तीन की वजह से किसी भी स्टार के इंटीरियर में आपका आपका हीट का ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो टोटल प्रेशर भी क्या होगा, इन तीनों की वजह से जो जनरेट होगा वो होगा। तो P इज इक्वल टू पी आई प्लस पीई प्लस पी आर, आई फॉर आयंस, ई फॉर इलेक्ट्रॉन्स एंड आर फॉर रेडिएशन। तो आयंस और इलेक्ट्रॉन मिलके तो पी गैस, यानी जो गैस के लिए हम लोग का फॉर्मूला है NKT वाला, वो सेटिस्फाई करते हैं, तो टोटल में ही आ जाता है। तो गैस प्रेशर क्या हो जाएगा, P गैस इज इक्वल टू NKT। ठीक है, K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, N इज इक्वल टू Ni प्लस Ne। तो रो क्या यहाँ से क्या हो जाएगा, N की जो वैल्यू होती है, N क्या होगा, रो अपॉन म्यू एच, नंबर ऑफ डेंसिटीज, ये दोनों नंबर ऑफ डेंसिटीज है। तो टोटल नंबर ऑफ डेंसिटी क्या हो जाएगा, रो अपॉन म्यू एच। म्यू is the average mass of the particle, m is the mass of hydrogen। जब आप पूरी मैटर इसकी जो गैस इलेक्ट्रॉन और आयन की वजह से जो प्रेशर जनरेट हो रहा है उसकी टोटल डेंसिटी को एवरेज मास ऑफ पार्टिकल्स इनटू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम उससे डिवाइड करते हैं, तो आपको टोटल नंबर ऑफ डेंसिटी आयन और इलेक्ट्रॉन की मिलती है। ठीक है, इनटू केटी। आइडियल गैस कांस्टेंट क्या होता है, के अपॉन एम एच, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन। तो P गैस इज इक्वल टू R अपॉन म्यू रो T। यहाँ से ये फॉर्मूला आ जाएगा, केमिस्ट्री का फॉर्मूला होता है, इसमें कुछ किया नहीं गया है। उसके बाद आता है डिटरमाइनिंग द मीन मॉलिक्यूलर। अब आपको यहाँ से क्या चाहिए, यहाँ से आपको म्यू की वैल्यू चाहिए। अगर आपको टोटल प्रेशर निकालना है तो आपको यहाँ अभी रेडिएशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे, अभी P गैस की बात चल रही है। आपको मिल गया R अपॉन म्यू रो T, लेकिन अब आपको म्यू चाहिए, ठीक है, जो कि एवरेज मास है पार्टिकल्स का।
तो म्यू विल डिपेंड ऑन द कंपोजिशन ऑफ गैस एंड द स्टेट ऑफ आयनाइजेशन। जैसे कि न्यूट्रल हाइड्रोजन के लिए म्यू 1 होता है, लेकिन आयनाइज्ड हाइड्रोजन के लिए म्यू 0.5 होता है। ठीक है, तो इसलिए जो आपका म्यू होता है वो कंपोजिशन ऑफ गैस और स्टेट ऑफ आयनाइजेशन पे डिपेंड करता है। इन द सेंट्रल रीजन ऑफ स्टार्स एज्यूम ऑल एलिमेंट्स आर फुली आयनाइज्ड। स्टार के सेंटर में हम लोग ये कंसीडर करके चलते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स है वो फुली आयनाइज्ड होंगे, क्योंकि उसमें मैक्सिमम टेम्परेचर होगा। सो अब आयनाइज्ड हैं तो मास ऑफ हाइड्रोजन, अगर x नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हैं तो मास ऑफ हाइड्रोजन फॉर 1 इलेक्ट्रॉन mh होगा, और y हीलियम्स हैं तो मास क्या हो जाएगा उसका 4mh। ठीक है, 4 टाइम्स होता है क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और एक और ले लो z, हाइड्रोजन हीलियम तो मैक्सिमम होते हैं, लेकिन अदर एलिमेंट्स भी होते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, एवरेज मास AMH हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर AMH, और A/2 क्या हो जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस, क्योंकि यहाँ पे 4 था तो यहाँ 2 था, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 ही रहेगा। If the density of the plasma is rho, then add up number of densities of hydrogen, helium and metal nuclei plus electron from the each species. अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ डेंसिटीज ऑफ क्या हो जाएगा आपका न्यूक्लियाई हाइड्रोजन के लिए, x नंबर ऑफ हाइड्रोजन है इनटू डेंसिटी अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास mh। ठीक है, न्यूक्लियाई के लिए। हीलियम के लिए क्या हो जाएगा, y नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इनटू उसकी डेंसिटी अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास 4mh, क्योंकि आप mh ले रहे हैं तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मेटल्स के लिए z रो अपॉन AMH, a हो जाएगा नंबर ऑफ इसका भी जो आपका मॉलिक्यूलर वेट होता है a। ठीक है, इसी तरह नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब इलेक्ट्रॉन्स के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अप्रोक्सीमेटली इसमें A/2 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 अगर मॉलिक्यूलर मास होता है तो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, 2 होते हैं, तो यहाँ पे अगर A है तो यहाँ पे A/2 होगा, तो A/2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक स्मॉल सी टेबल बनानी होगी, स्मॉल टेबल बना के आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अब जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम लेंगे तो क्या करेंगे, रो अपॉन MH, इसको जोड़ेंगे 2x, इसको जोड़ेंगे 3/2y, इसको जोड़ेंगे तो 1/2z, इट इज इक्वल टू रो अपॉन म्यू MH। तो म्यू की वैल्यू आ गई आपकी 2x प्लस 3/4y प्लस 1/2z का इनवर्स। ठीक है, ये म्यू की वैल्यू आ गई, या म्यू इनवर्स इज इक्वल टू दिस मच, ये भी आप लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। इसमें करना कुछ नहीं है, एक बार अभी हम आपको नोट्स देंगे तो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ी सी केमिस्ट्री है बस। इसी तरह यहाँ पे रेडिएशन प्रेशर क्या होता है, जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है 1/3 AT की पावर 4, ए आपका रेडिएशन कांस्टेंट होता है, ये फिक्स होता है। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये फॉर्मूला होता है, इसको डायरेक्ट यूज कर लिया गया है। तो अब P इज इक्वल टू P गैस प्लस PR करेंगे तो रो RT अपॉन म्यू, यहाँ से आ जाएगा रो RT अपॉन म्यू प्लस 1/3 AT टू द पावर 4। यहाँ से देखिए ये रो RT अपॉन म्यू प्लस 1/3 AT की पावर 4, इन दोनों टर्म को जोड़ दिया गया है और बस ये टोटल प्रेशर आपका आ गया है। तो इस प्रेशर के चलते आपका ये स्टेट प्रेशर स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आयन एंड रेडिएशन इन एनी स्टार। ठीक है, ये आप चाहिएगा तो ये वाला डेरिवेशन की ये म्यू की वैल्यू आप डायरेक्ट याद करके लिख दीजिएगा, इसको मत करिएगा, नहीं समझ में आएगा एग्जाम में तो। ठीक है, इसका कोई कंपल्शन नहीं है, ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था। इन दोनों टर्म्स को ऐड करके आपको प्रेशर इक्वेशन ऑफ द स्टेट मिल जाएगा। तो ये आपका टॉपिक हो गया है। ठीक है, जब आप इसको खुद करेंगे तभी आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट कि आपको समझ में आए इस तरीके से। ठीक है, इसके नोट्स हम आपको दे देंगे। इसके बाद एनर्जी नोट्स कब ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगी? बस बेटा हमने जितने दे दिए तो उतने आप लोगों ने पढ़ लिए हैं। हेलो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन वगैरह का हो गया है सब। ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ लिया है, स्पेसिफिक इंटेंसिटी हमने दे दिया है, और क्या दिया है,